टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया। वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर उतारू है। ये आपके आरक्षण पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आज जब जान रहे हैं कि हार उनकी पक्की है, तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस भी तो अपना आंकड़ा बताए, आरजेडी भी तो अपना आंकड़ा बताए, लेकिन ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। कहा गरीबी हटाने के लिए क्या करेंगे? कहा संपत्ति का सर्वे कराएंगे, भारतीयों की संपत्ति का सर्वे। संपत्ति का सर्वे का मतलब आपकी जितनी संपत्ति है देखेंगे, आपने कितनी कमाई की है, आपके पूर्वजों ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने कितनी संपत्ति आपको दी है, और जो आपको संपत्ति आपके दादा, परदादा, पिता, मां, इनसे जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति पर भी विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधा संपत्ति लोग ले लेंगे। आधी संपत्ति लेने के बाद आप सोचो, आपके ग्रैंडफादर ने आपको कोई 4 कमरे का मकान बना के दिया है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आ गई, तो ये क्या करेंगे? 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के किसी पाकिस्तानी को, किसी अफगानिस्तानी को, किसी बांग्लादेशी या किसी रोहिंग्या को उसमें से 2 कमरा आपको उनको दे देंगे। क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश के साथ धोखा है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। इतना क्रूर था, उसने पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, फिर अपने बाप को कैद किया था। उसका बाप शाहजहां, आगरा का ताजमहल वही बनाया था। और यही पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में पढ़िए ना, शाहजहां क्या कहता औरंगजेब के बारे में? कहता है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। ये विरासत टैक्स कांग्रेस का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को भारत के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को जीवित होने से रोकना है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देने की आवश्यकता है, पूरी तरह खारिज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे,
सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं तो इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आती है। अरे खान पान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अलग अलग कहा, अलग अलग कहा। बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। अन्य पकवान बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। हां, एक जगह में आके थोड़ा हिंदू खड़ा होता है जब कोई गौ वंश की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है, तब हिंदू खड़ा होता है, कहता है नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। और तब वहां पर फिर वही हाल होते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं। राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, आप वर्तमान पीढ़ी को भी कह पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी, और परलोक में पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को पूरा करके हम लोग आए हैं, हमारा एक वोट आपके संकल्प की पूर्ति किया है। लेकिन गौ हत्या अगर आपके वोट के कारण होती है तो बहनों और भाइयों, वो पाप से भी वंचित हम नहीं हो सकते। और इसीलिए तो हम यूपी में जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने सबसे पहले स्लॉटर हाउस ही बंद करवाए, एक झटके में 24 घंटे के अंदर सभी स्लॉटर हाउस बंद। उसके बाद मैंने कहा भी देखो जितने बड़े माफिया इनकी सूची तैयार करो, सबकी सूची तैयार कराई। और मैंने उनसे कहा भी तुमने जितने गरीबों की जमीन को, व्यापारियों की जमीन को कब्जा किया है, अगले 12 घंटे के अंदर खाली कर दो और माफी मांग लेना। नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल तो नहीं मिलेगी, जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। और बहनों और भाई, आज देखते होंगे जो बड़े बड़े माफिया थे ना पहले वहां के, जो सत्ता जिनके सामने झुकती थी, जिनके सामने गिड़गिड़ाती थी, जिनके सामने सारे प्रोटोकॉल जिन माफियाओं के सामने समाप्त हो जाते थे, माफिया का काफिला चल रहा है तो पता लगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला रुक गया। जिनकी इतनी दहशत हुआ करती थी यूपी में, आज जब उनको पकड़ करके लाया जाता उनकी पैंट पहले गीली हो जाती है कोर्ट में, गले में तख्ती लटका के भीख मांगते, कहते साहब थैली लगा के पेट भर दूंगा, बस बकस दो, एक बार जान बकस दो। मैं कहता हूं देखो तुमने न जाने कितने गरीबों को मारा है, कितने निर्दोषों को मारा है। अरे तुम्हें वैसे भी जहन्नुम में जाना है, समय रहते चले जाओगे तो ठीक रहेगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश अतिक्रमण से मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, दंगों से मुक्त। कोई दंगा सुना यूपी में? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कर्फ्यू का नाम यूपी में लोग भूल जाएंगे अगले 2-3 वर्षों में। और बहनों और भाइयों, बाकी जो बचा हुआ था वह काम बुलडोजर ने पूरा वहां कर दिया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ये बिहार के नाम को बदनाम करने वाली आरजेडी और कांग्रेस, जिसने हमारे बिहार के प्रतिभावान युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, मुझे तरस आती है। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, ये आरजेडी और कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। पहचान का संकट आ गया था बिहार के सामने। बिहार का हमारा नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। मैं देखता था पूर्वी दिल्ली में मैं देखता था, गोरखपुर में, वाराणसी में मैं देखता था, पूछता था मैं कहां से, भाई यही कि मेरे अपने किसी रिश्तेदार का नाम बताने के लिए मजबूर होता था। मैं कहता था यार बिहार के हो, क्यों नहीं बोलते बिहार के हैं? बोलो ये बिहार में हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम बिहार से क्यों, बिहार तो देश को नेतृत्व दिया है, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग बिहार ने दिया है, यही पाटलिपुत्र ने दिया है। क्यों हम बिहार के नाम से संकोच करते हैं? लेकिन ये आरजेडी और ये कांग्रेस बिहार के नाम को डुबोने वाली पार्टियां हैं। और जिसने हमारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो,
जिसने माफियाओं को अपने गले का हार बनाया हो, जिन्होंने यहां की बेटी और यहां के व्यापारियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया हो, और जिन्होंने आज भी रामद्रोही होने का अपनी पहचान समाप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। बहनों और भाइयों, ऐसे लोग कतई सत्ता में नहीं आने चाहिए, कतई नहीं आने चाहिए। उनको वोट भी नहीं देना चाहिए। और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं देखो, भगवान राम ने स्वयं भी कहा, एक बात कही, एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। उन्होंने क्या लिखी? उन्होंने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं पावा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिवद्रोही मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह सपने में भी यह कल्पना न करे। और यहां तो आपके साथ सीधे सीधे रविशंकर हैं। ये रविशंकर प्रसाद जी आपके प्रत्याशी हैं। अगर कोई उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि वे तो रामलला के वकील के रूप में हमें उनको देखना है, अगर कोई उनका विरोध कर रहा है और अगर वह कहता है, कोई सपना आपको दिखा रहा है, सपने को खारिज करिए। कहे नहीं भाई, रामलला के वकील को हमें जिताना करके भेजना है, जीतेंगे रविशंकर प्रसाद जी, कोई संदेह नहीं। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, जब रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं, 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, गुलामी के चिन्हों को समाप्त किया गया है, तब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि रविशंकर प्रसाद जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके जाएं। रिकॉर्ड बनना है। पटना रिकॉर्ड बनाएगा। थोड़ा दोनों हाथ लाके मुझे थोड़ा स्वस्थ करो। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको अगले 3 दिन का उपयोग करना करेंगे। पहला, अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के कमल खिलाने का अपील करेगा और उन लोगों को सहमत करेगा। हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए फिर से मोदी जी को लाना है। सहमत करेंगे। और 1 जून को मतदान होना है। 10 बजे के अंदर उन 125 से लेकर 150 मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? कराएगा पटना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।